Good afternoon. Good afternoon to all students. My name is Abhishek Kumar Saroj. I am lecturer in mechanical engineering, Government Polytechnic कानपुर. मेरा का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का ये टॉपिक है, ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है. मतलब सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, जो कि हम लोग इस समय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. तो यही जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, पहले हम लोग इसको मॉस के नाम से भी पढ़ते थे, जिसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहा जाता था. अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. तो अब हम लोग आते हैं जरा अपने कंटेंट पे कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहला है कि हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस और स्ट्रेन. नेक्स्ट जो है हम लोग का ये है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना तरीके का होता है. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ क्या होता है. फिर पॉइजन्स रेशियो क्या होता है. नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें. इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स पढ़ेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल्स पढ़ेंगे. देन थोड़ा सा जानेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम लोग सूम में क्या यूज करते हैं. देन हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है. फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है. तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि इस पूरे हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और बच्चे पढ़ के भी आते हैं, और हम लोगों ने इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा. तो मैकेनिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी फोर्स है और फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है, क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि फोर्स है, फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. तो उस मोशन की वजह से हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडीज के ऊपर. फिर उस फोर्स को जो लगा रहे हैं उसका बॉडीज पे कितने कितने तरीके से इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग देखते हैं कि फोर्स हमारा किधर की तरफ जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. फिर अब क्या हुआ कि उसी मैकेनिक्स में जो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, फिर उस फोर्स को हम लोग देखते हैं मैकेनिकल में, कि जो फोर्स है यदि इसको किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो मेनली इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या चीज देखनी है कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कहीं पर, तो फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडीज हैं, जैसे कि बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, और भी कई तरीके की बॉडीज होती है हमारे पास. तो जो बॉडीज हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस सब्जेक्ट में हम लोग मेनली उसी बॉडीज के ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट हो रहा है उसको पढ़ेंगे. तो सबसे पहली जो टॉपिक है कि स्ट्रेस क्या है. स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में क्या होगा कि जैसा कि हम लोग स्ट्रेस की डेफिनेशन देख रहे हैं कि व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी कि जब कोई फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा कि बॉडी के ऊपर यदि कोई फोर्स लगाओगे तो फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी कि उस बॉडी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है. तो जैसा कि हम लोग इस फिगर में भी देख रहे हैं कि ये एक फोर्स लगा हुआ है. अब ये फोर्स लगा हुआ है और ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, एक ये लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है. तो ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. ठीक, तो इसको खींचने की जब कोशिश कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर अब क्या होगा कि जब फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, है ना. ये देखो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है. तो जैसे ही इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, क्योंकि क्या है यदि हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करती है कि हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है. इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश क्या है कि वो चाहेगी कि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को ना छोड़ें, है ना. क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब भी हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा है तो उसमें भी क्या करते थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में मेनली बात करते थे, कि जो बॉडी है वो हमारी क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को नहीं छोड़ना चाहती. ठीक, तो उसी को बनाने के लिए क्या करेगा कि यहाँ अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है. ठीक है, तो इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस क्या है, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी ऑफर्स रेजिस्टेंस टू दीज फोर्सेस, यानी कि जो बॉडी है वो उसके जब भी फोर्स लगेगा तो उसके रेजिस्टेंस में फोर्स लगाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे. ठीक है, और ये क्या कर रही है,
इसकी जो यूनिट है स्ट्रेस की वो क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या है, ये इसमें दिखाया है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक बार है, ठीक है, बार पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है, अब देखो जो स्ट्रेस का फार्मूला है वो क्या है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स, फोर्स क्या है, जो हम लोग, अब देखो फोर्स भी हम लोग डिफाइन करते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है कि कोई धक्का या खिंचाव। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब किसी चीज पे फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या चीज है, कुछ लोग डिफाइन करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग को पहले फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। फोर्स क्या है कि फोर्स वो धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु या फिर बॉडी की स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स लगाया हम लोगों ने इसके ऊपर। फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, इसके जो स्थिति है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है। बट अब देखो जो यहाँ पर स्ट्रेस की जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें हमारा फोर्स होता है, और किससे हम लोग डिवाइड करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ठीक है, तो अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का एक, ये एक बॉडी है आपके पास। ठीक, अब यदि एक बॉडी है आपकी, तो इस बॉडी में यदि आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक, तो फोर्स लगाया हमने, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये तो 3D में देख रहे हैं, जिस पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके सामने वाले एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको मैंने हैच किया है, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इधर क्या एरिया है, इस एरिया से हमको लेना देना नहीं। यदि हमको इसको ए बोल रहे हैं तो ए, और ये वाला सेक्शन इधर वाला जो पोर्शन है बी, तो बी वाला एरिया से हमको लेना देना नहीं है। हमको किस वाले एरिया से लेना देना है कि ए, जो जो पार्ट ए है इस वाले एरिया को, तो वही है। तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यानी कि जो फोर्स लग रहा है और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है उस उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है, और इसको हम लोगों ने आगे बताया कि इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। क्यों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि जो फोर्स है वो किस में नापा जाता है, न्यूटन में, और जो एरिया है वो हम लोग किस में नाप रहे हैं, मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया क्या है, दो भागों का गुणनफल होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो कितने कितने तरीकों से हम लोग की डिफाइन है, या फिर हम उसको कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस है उसको हम लोग डायरेक्ट या फिर सिंपल स्ट्रेस, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, और तीसरा क्या है, कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक, और डायरेक्ट स्ट्रेस को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, अब ये देखो यहां पर लिखा है नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ये नॉर्मल का मतलब हुआ कि हम लोग देखो जो फोर्स भी लगाते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जब फोर्स लगाएंगे हम लोग, ठीक, किसी भी बॉडी के ऊपर यदि मान लीजिए फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। टेंसाइल का क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ से खींच रहा है, खिंचाव। हिंदी में क्या बोलेंगे, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है इसके ऊपर। तो यदि खिंचाव उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, कौन सा नेचर होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। और यही बॉडी है, इसी बॉडी के ऊपर यदि लोग कोई फोर्स लगाए, जो क्या कर रहा है, इस बॉडी को दबाने की कोशिश करे, है ना, ऊपर से और नीचे से, यानी कि ये बॉडी क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब ये बॉडी कंप्रेस होगी तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव नेचर, या फिर कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल नेचर और कंप्रेसिव नेचर, या फिर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा ही नेचर होगा हमारे फोर्स का, क्योंकि हमारा, हमने जो स्ट्रेस पढ़ा है, तो स्ट्रेस मेनली क्या बता रही है हमको, कि स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, किसके लिए, जो जिस तरीके का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, जैसा फोर्स लगाओगे वैसा ही उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। तो
आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे, टेंसाइल यानी कि खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी टेंसाइल नेचर का ही स्ट्रेस डेवलप होगी। आगे बात समझ में? यदि आप कम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, तो उसके अंदर भी इंटरनल जो रेजिस्टिंग है वो उसको क्या करेगी, कंप्रेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी आपके। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ये। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर है, इसको हम लोग किसके अंदर लेकर के आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर में लेकर के आते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान के चलते हैं, ये कोई बॉडी है और इसके जो ऊपरी लेयर है और जो नीचे वाला लेयर है, ठीक है, इस पे यदि हम लोग फोर्स लगाएं, है ना, ऐसे बॉडी रखी हुई है, इसके ऊपर और नीचे वाले लेयर के बीच में हम फोर्स, ये बॉडी है पहले से, अब इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है, अब एक इधर इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ इसके तरफ लगा रहा है, ठीक है, यानी कि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। ठीक। तब कौन सा फोर्स डेवलप होगा, तब ये क्या होगा, तब ये हल्का सा ये आगे की तरफ, ये जो लेयर है ये वाली लेयर आगे की तरफ जाएगी, है ना, एंगल बनेगा यहाँ पर एक। ठीक है। तो इसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो ये क्या हो गई, ये सिंपल या डायरेक्ट स्ट्रेसेस के अंदर आता है। ये स्ट्रेसेस कौन सी थी, अभी तक मैंने तीन स्ट्रेसेस बात करी, एक थी शियर स्ट्रेस, एक थी टेंसाइल स्ट्रेस और एक थी कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि एक थी ये टेंसाइल, एक कंप्रेसिव और एक शियर। ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जो हमारी डायरेक्ट अप्लाई होती है। फिर इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस में हम लोग बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनका जो फोर्स होता है, हम लोग फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं ना, फोर्स किधर की तरफ हमारा जा रहा है, या फिर जो फोर्स होता है हमारा, हम लोग देखते हैं कि किधर की तरफ जा रहा है, काम कर रहा है, उसके हिसाब से इनके नाम भी देते हैं। ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, तो अब इसमें दो तरीके के स्ट्रेसेस है, एक टॉर्सनल स्ट्रेस है और दूसरी कौन सी है आपकी, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक। तो बेंडिंग आप लोग जानते हो, बेंडिंग में क्या होता है कि कोई बॉडी है मान लीजिए हमारे पास, तो जब इसके ऊपर फोर्स इधर से लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, तो एक जो न्यूट्रल एक्सिस होगी उसकी, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग ये बेंड करने की कोशिश करेगी। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इधर को थोड़ा सा बेंड करने की, यानी कि ये बाद में जब देखें जो बेंडिंग का इफेक्ट होगा, तो हल्का सा ये ऐसे जा रही है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग। ठीक है। इसके बाद आपकी टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल क्या होता है कि जहां पर आपका टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या होता है, मरोड़। जब हम लोग किसी चीज को, वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये पकड़ा हम लोगों ने, ये पेन है, इस पेन को ऊपर की तरफ हम लोग पकड़े और इसको घुमाने की कोशिश करें, तो क्या होगा, कौन सा हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्सनल फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा, तो टॉर्क जब डेवलप होगा तो यानी कि जब हम लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी रोकने का कोई ना कोई इंटरनल हमारे इसके अंदर होगा, मटेरियल के अंदर, जो फोर्स इसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग किसके अंदर लेकर के आएंगे, टॉर्सनल स्ट्रेस के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है कंबाइंड स्ट्रेसेस। तो कंबाइंड स्ट्रेसेस में क्या है, यदि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपकी शियर स्ट्रेस भी लगी हुई है, और मान लीजिए आपकी कहीं पर शियर स्ट्रेस भी लगी हुई है और बेंडिंग स्ट्रेस भी लगी हुई है। ठीक है। तो दोनों का एक साथ मिला हुआ रूप कहीं पर लगा हुआ है, तो वो किसके अंदर में आएगा, कंबाइंड स्ट्रेस के अंदर में जाएगा। ठीक है। तो वैसे हम लोग को अभी यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग को मेनली डायरेक्ट स्ट्रेस से ही डील करना है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब हम लोग की टॉर्सनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। बट कंबाइंड स्ट्रेस क्या होती है हमको मालूम होना चाहिए, क्या होती है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं,
डायरेक्ट स्ट्रेस या इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, इन दोनों को कंबाइंड, दोनों को मिला करके बात करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग मेनली वही बात करेंगे कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है वो कितने तरीके की है। मैंने बताया आप लोग को नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में कौन कौन सी है, एक आपकी हो गई ये टेंसाइल नेचर की है और ये कंप्रेसिव नेचर की है। ठीक, और देन इसके बाद हम लोग बात करें शियर स्ट्रेस। जैसे इसमें मैंने उससे पहले भी फिगर बना के आपको दिखाया था कि जहां पर क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है, देखो यहाँ पर ऊपर वाले लेयर पे लग रहा है और नीचे वाले लेयर पे फोर्स इसके अपोजिट साइड में लग रहा है। तो ये फोर्स जो लग रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये इसमें शियर डेवलप हो रहा है। ठीक है, शियर स्ट्रेसेस, यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है ये। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, पहले इनिशियल स्टेट में बॉडी इस तरीके से है, फिर बाद में जब फोर्स लगा तो इस तरीके से हो गई। ठीक, इसको हम लोग बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस वही हम लोगों ने जैसे बात किया कि नॉर्मल में हम लोग मेनली कौन कौन से फोर्सेस की बात करते हैं। एक है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। यहाँ पर क्या होगा कि जो फोर्स है वही हमारा जो स्ट्रेस है उसको मेनली गाइड कर रहा है, कि हम लोग जब फोर्स जो लगा रहे हैं उसी तरीके की हमारी स्ट्रेस भी डेवलप होगी। ठीक है, जैसे कि ये आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, इस फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन डेवलप हुआ है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ये है आपकी नॉर्मल स्ट्रेस में ही आपकी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, वही कि जब हमारा फोर्स किस तरीके से लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। यानी कि ये फोर्स जो लग रहा है ये किस नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है। या फिर आपकी जो रॉड है, इस रॉड को क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए, है ना? यानी कि इस रॉड का जो यहाँ पर देख रहे हो जो डायामीटर है या फिर जो इसकी लेंथ है, यदि हम लोग इसको लेंथ मान के चले, एल मान के चले, तो ये लेंथ में क्या होगा, थोड़ा सा कमी आएगी। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दो तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी, ये कम हो जाएगी बाद में। पहले मान लीजिए एल थी, तो एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव नेचर में, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं इस तरीके की स्ट्रेस को। ठीक, फिर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को किसमें हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, भाई स्ट्रेस बराबर क्या था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स लगा रहे हैं और जो एरिया, एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, इसी तरीके से जो हमारी शियर स्ट्रेस होगी, शियर स्ट्रेस को भी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स और एरिया जो जिस एरिया पे हमारा काम कर रहा है, ये वाला एरिया जहां पर हमारा फोर्स लगा हुआ है। तो जैसे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि एरिया कौन सा लेंगे। जब हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है आप लोग को, कि हम लोग समझ नहीं पाते कि एरिया कौन सा लेना है। वहां पर जैसे मान लीजिए कोई एक रॉड दे दी या फिर इसी बार में हमको चारों तरफ कह जाए, ये है आपका, जैसे मान लीजिए ये यहाँ का भी एरिया दे रखा है। ठीक है, ये लेंथ आपकी कुछ और है, ये मान लीजिए H2 है, ये H1 है। ठीक है, तो जब हम लोग का एरिया होगा तो इधर का मान लीजिए ये आपका H3 है, तो इधर का एरिया कुछ और निकल के आएगा, ये एरिया कुछ और निकल के आएगा। आप लोग क्या कंफ्यूज होते हो कि हमारा जो एरिया है वो हम लोग सही सही एरिया नहीं कवर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एरिया होगा, जिस एरिया में फोर्स लगा हुआ है उस एरिया को हम लोग यहाँ पर लेंगे तो हमारा क्या होगा, सही स्ट्रेस निकल के आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी शियर स्ट्रेस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, स्ट्रेन। तो जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि हमारी क्या थी, हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ कि जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी उसको, उसके अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस बोल रहे हैं। स्ट्रेस बोला तो हमने पढ़ा कि कितने तरीके की स्ट्रेस डेवलप हो रही है। ठीक, तो पर क्या होता है कि नॉर्मली जो बॉडीज होती हैं वो कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी तो होती नहीं है यहाँ पर। तो परफेक्टली रिजिड रिजिड बॉडी का क्या मतलब है कि ऐसी बॉडी जिस बॉडी के ऊपर यदि हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उस बॉडी के ऊपर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो।
तो यदि कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। बट हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, या फिर जो हम लोग के एक्चुअल कंडीशंस हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, उसमें कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी हम लोग को मिलती नहीं है। तो यानी कि क्या होगा कि जब भी हम लोग किसी भी वस्तु के ऊपर, या फिर कोई भी मटेरियल है, या फिर कोई बॉडी है, क्योंकि बॉडीज किससे बन की, कोई ना कोई मटेरियल से ही मिल करके बनी होंगी सब आपस में। तो उनकी वजह से क्या होगा कि यदि कोई बॉडी बनी हुई है, तो यदि हम लोग उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, तो वो क्या होगी, वो जो चीज है उसके ऊपर क्या होगी, वो डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। डिफॉर्म होने का मतलब कि फोर्स लगाया तो वो अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगी, है ना। तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से वो अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो जैसे ही उसका शेप चेंज होना स्टार्ट होता है, तो वो किसके अंदर में जाता है, वो उस एक टर्म को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन बोलते हैं। यही फिनोमेना क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेन। कि जैसे हम लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या डेवलप हुआ, पहले स्ट्रेस आई, है ना। मतलब जैसे हम लोगों ने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से हमारे अंदर क्या से अंदर से डेवलप हुआ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या कर रही है, पहले उस फोर्स को रोकने की कोशिश कर रही है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक। फिर उस फोर्स को रोकने के, अब उस फोर्स को लगाने का परिणाम क्या हुआ हमारे पास, जैसे ही हम लोगों ने उस फोर्स को लगाया बॉडी के ऊपर, तो बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई यानी कि बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। तो जो चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं उसको किसके अंदर हम लोग काउंट करेंगे, तो उस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्ट्रेन नाम दिया। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जैसे हिंदी में लड़के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि उसको विकृति बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। और जो स्ट्रेस है उसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिबल, है ना। बल लगा रहे हैं उसका प्रति उल्टा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबल। और जो उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे। ठीक है। तो यानी कि जैसे ही हम लोगों ने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्ट्रेस डेवलप हुई, स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से थोड़ी देर बाद उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो उसको हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं, स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है, यदि हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, स्ट्रेन इज दैट डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है। इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। और स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेन है जो हमारा ये इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो हम लोग स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं जो इलोंगेशन हो रही है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको, स्ट्रेन को एक फॉर्मूला और हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रेन बराबर क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेन। ठीक है। तो स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यदि हम लोग एल मान के चल रहे हैं उसके, तो एल। ठीक है, स्ट्रेन। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्ट्रेन की हम लोग क्या मैंने बताया कि आप लोग को, कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर क्या डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप हुई। स्ट्रेस डेवलप हुई, फिर क्या हो रहा है कि वो बॉडी क्या कर रही है कि मतलब फोर्स का रोकने की कोशिश कर रही है कि भैया रुका रहो ये फोर्स को। बट क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा इस फोर्स का, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। तो जैसे बॉडी डिफॉर्म होगी तो कुछ ना, जो बॉडी का डिफॉर्मेशन हुआ उसको किस किस टर्म के अंदर लेकर के आएंगे, वो टर्म बोला जाता है हमारा स्ट्रेन। और उसको कैसे हम लोग नापते हैं, यानी कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक। ये देखो ये लिखा हुआ है, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक। अब देखो स्ट्रेन की जो यूनिट होगी क्या होगी, डेल्टा एल बाई एल है। डेल्टा एल बाई एल यानी कि
डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि जो ऊपर है वो भी क्या है आपकी लेंथ है, और नीचे भी क्या है आपकी लेंथ है। इस वजह से क्या होगा यहाँ पर कि जो आपकी यूनिट होगी वो होगी नहीं, नेग्लेक्ट, मतलब ऊपर भी मीटर है जैसे तो नीचे भी मीटर है तो दोनों कट जाएगा, ऊपर है तो नीचे है तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन के लिए आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अधिकतर हम लोग में यूनिट नहीं लिखते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, यूनिट लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया है क्या कि स्ट्रेन में कोई यूनिट ही नहीं होती है, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेन कितने तरीके का होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्ट्रेस क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन हम लोगों ने पता कर लिया कि क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन भी, अब क्योंकि भाई स्ट्रेस है तो अलग अलग तरीके की स्ट्रेस लग रही है हमारे पास, टेंसाइल नेचर की लग रही है, कंप्रेसिव नेचर की लग रही है, तो स्ट्रेन भी क्या होगा, अलग अलग नेचर्स का होगा वो भी। क्योंकि भाई स्ट्रेन क्या है, जो स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ, तो यानी कि जो स्ट्रेन है उसका भी नेचर अलग अलग होगा, हर जगह पर अलग अलग नेचर का स्ट्रेन मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन तरीके का स्ट्रेन है हमारे पास। तो कौन कौन से तरीके हैं, पहला स्ट्रेन है हमारा टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन है हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और शियर स्ट्रेन है। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेन कब, टेंसाइल स्ट्रेन कब डेवलप होगा हमारा, if there is some increase in length of a body due to external force, then the ratio of increase of length to the original length of a body is known as tensile strain। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम कि यदि हम लोग इंक्रीज इन लेंथ हो रही है, यदि किसी बॉडी के ऊपर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं और स्ट्रेस लगाने की वजह से जो बॉडी के अंदर, यदि ये पेन है मेरा, ठीक है, इस पेन के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं इधर से इसको खींचूं, इधर से पकड़ के खींचूं, मेरे पास दो डोरियां होती और इसको मैं खींचता, तो ये जो है थोड़ा, मतलब खींचता जाता तो थोड़ा सा ये क्या होता है, अपनी लेंथ में इंक्रीज करता है ना, लेंथ में इंक्रीज होता है इसकी। तो क्या होता है, तो जो स्ट्रेन डेवलप होती है, मतलब लेंथ में स्क्रीन, यानी कि हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स की वजह से जो उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, उसको हम लोग किसके अंदर लेकर के आते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इफ देयर इज सम इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, then the ratio of increase of length to the original length of a body is known as tensile strain। तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ट्रक स्ट्रेन क्या है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब इसमें क्या देखना है हमको कि पहला वाला तो हो गया कि भाई हम लोगों ने कौन सा फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेन है, यानी कि हम लोग कौन सा फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम लोग कौन सा फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इफ देयर इज सम डिक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी, then the ratio of decrease of length of the body to the original length is known as compressive strain। ठीक है, तो बस फार्मूला आपका वही है पुराना वाला, कि हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या, स्ट्रेन बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रेन बराबर हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब जब हम लोग बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेन, तो क्या बोल रहे हैं कि ये टेंसाइल नेचर का, टेंसाइल की वजह से आ रहा है। अब जब हम लोग बोल रहे हैं कि इफ देयर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी, डिक्रीज यानी कि ये जो डेल्टा एल है ये माइनस में आएगा जब हमारा, ठीक है, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक, देन उसके बाद हम लोग क्या आ गए, कौन से स्ट्रेन पे आ गए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर, है ना। तो नेक्स्ट स्ट्रेन है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा कि हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए कोई 3D डायग्राम है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई फोर्स लगा, उसकी वजह से जो उसके तीनों डायमेंशंस में एक्स वाई जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो तीनों एक्सेस जा रही है ना, उसकी वजह से जो हमारा
स्ट्रेन आएगा, मतलब उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वॉल्यूम के अंदर, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक की स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा हमारा, उसको हम लोग किसके अंदर लेकर के आएंगे, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इसी को हम लोग किसके अंदर लेकर के आएंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर लेकर के आएंगे, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रेन हमारी क्या है, शियर स्ट्रेन। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेन शियरिंग एक्शन। अब जो हम लोग अभी तक हम लोग जैसे बात किया, हम लोगों ने जब स्ट्रेस पढ़ रहे थे, तो स्ट्रेस में भी हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने पहले स्ट्रेस को डिवाइड डिवाइड किया कई भागों में। नॉर्मल स्ट्रेस, उसमें हमारा टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर था, और शियर स्ट्रेस थी। तो भाई अभी मैंने पहले भी बात करी कि नेचर ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेन किस तरीके का होगा। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब शियर स्ट्रेन यानी कि शियर स्ट्रेस लगाएंगे, तो शियर स्ट्रेस जब डेवलप होगी, देखो यहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर डिफॉर्मेशन आ रही है। उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो शियरिंग एक्शन की वजह से जो जो आपका स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। इस स्लाइड में आके देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस जब हम लोगों ने पढ़ी थी, ये स्ट्रेस स्ट्रेस पढ़ी थी, तो डायरेक्ट स्ट्रेस को कितने भागों में डिवाइड किया था, डायरेक्ट स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर जब हम लोग स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेन में भी ये जो स्ट्रेस आपकी, जो स्ट्रेस ये इतनी थी ढेर सारी स्ट्रेसेस, तो इनके लिए भी स्ट्रेन भी है सारे। शियर स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है। तो लोग कहाँ पर थे, ये रहा स्ट्रेन। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू फोर्स। अब ये तो जो फोर्स लगे हुए, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज और है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेन है ये किसके अकॉर्डिंग, अब हम लोगों ने स्ट्रेन को दो भागों में डिवाइड किया है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्या कंफ्यूज होते हैं कि जो स्ट्रेन है उसमें क्या है कि हम लोगों ने अभी बात करी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू फोर्स, यानी कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या, फोर्स की वजह से हमारी क्या आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। तो जिस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं उसी तरीके की स्ट्रेस डेवलप होगी, और उस तरीके की स्ट्रेस डेवलप होगी तो क्या होगा, उसी तरीके का स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो सबसे पहले जो हम लोग स्ट्रेन को डिवाइड कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है, और शियर स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या कर रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, बट क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, कि टेंसाइल नेचर है, कंप्रेसिव नेचर है, बट उसकी वजह से जो हमारा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया स्ट्रेन का लिखने का। एक दूसरा भी तरीका होता है, जो बच्चे नॉर्मली क्या होता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ये देखो, ये लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। हम लोग देखेंगे लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, पॉइजन्स रेशियो भी पढ़ेंगे। तो पॉइजन्स रेशियो में थोड़ा सा सब कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ये लीनियर स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है। क्योंकि पॉइजन्स रेशियो जब निकालते हैं तो वो रेशियो होता है लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन का, ठीक है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा लीनियर स्ट्रेन क्या है और लेटरल स्ट्रेन क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। एक रॉड लेते हैं, मान लीजिए एक रॉड है मेरे पास, ठीक है। ये रॉड है। अब इस पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो एक रॉड है मेरे पास, मैंने रॉड के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक।
रॉड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये, अब ये देखो कौन सा नेचर है इसका, सबसे पहले तो देखते हैं कौन सा नेचर है हमारा। ये नेचर है हमारा टेंसाइल नेचर का है, क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है, खींच रहा है, रॉड खींच रही है हमें। तो रॉड पे हम लोग फोर्स लगाया तो अब क्या होगा कि हम लोग क्या देखेंगे, टेंसाइल फोर्स लगा, यानी कि हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है कि जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होती है, स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन क्या बोलता है, स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन है। बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग किसके अंदर लेकर के आते हैं, स्ट्रेन। यानी कि ये बॉडी जो है अभी जो पहले इस तरह दिख रही है, थोड़ी देर बाद कैसे दिखेगी, ये हल्की सी थोड़ा सा आगे, इस फोर्स के लगने के बाद ये मान लीजिए थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। ठीक, यानी कि पहले यहाँ पर ये इसकी लेंथ एल थी, ठीक है, ये लेंथ है इसकी पहले, थोड़ी जब हम लोगों ने फोर्स लगा दिया उसके बाद इसकी लेंथ क्या हो जा रही है, एल प्लस डेल्टा एल, ये यहाँ तक। ठीक है, तो यानी कि बॉडी डिफॉर्म होकर कितनी हो गई, पहले एल थी, अब एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक, और हम लोगों ने क्या बोला, इसको नाम हम लोगों ने क्या दिया, कौन सा स्ट्रेन नाम देते हैं हम लोग इसको, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दिया टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन क्यों, क्योंकि इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम लोग ने अभी पढ़ा भी कि भाई जैसे ही हम लोग फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होना ही होना है, डिफॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एल मिलेगा, डेल्टा एल मिलेगा तो उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन लिख दिया, डेल्टा एल बाई एल लिख दिया। ठीक, पर अब क्या, आप हम लोग को ये भी सोचने वाला है ना कि नॉर्मली जब हम लोग कोई रॉड को खींचते हैं तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ रॉड खींचती ही नहीं है ना। जैसे हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी तुम लोग देखोगे, जब हम लोग कोई भी चीज खींचेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगा के कोई चीज खींची, जैसे ये पेन है, तो जब हम लोग इसको खींचते हैं और ये खींचना लगा, खींचेगा तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा खींचेगा इधर उधर दोनों तरफ से, तो सिर्फ ये खींचता ही नहीं है, इसके जो डायामीटर है, यानी कि इस रॉड की जो डायामीटर है उसमें भी तो कमी आएगी, है ना। तो यानी कि अगर हम लोग एक्चुअली में देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो इसका डायमीटर है ये क्या होगा, ये भी कम होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये क्या हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेन में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी सिर्फ खिंच ही नहीं रही है, साथ में उसका जो डायमीटर है उसमें भी कमी आ रही है, डायमीटर में कमी आ रही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि जो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा हुआ है इसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में यदि हम लोग स्ट्रेन की वैल्यू को भी नाप रहे हैं, ये जो टेंसाइल स्ट्रेन निकाला हमने डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि ये फोर्स इधर भी लगा हुआ है और डेल्टा एल बाई एल इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो हम लोग उसको कौन सा स्ट्रेन बोल रहे हैं, लीनियर स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के साथ साथ वो बॉडी उसी डायरेक्शन की तरफ डिफॉर्म हो रही है, तो जो स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, ठीक, या फिर हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा भी, लाइट, हाँ, ये आ गया। तो यहाँ पर आया लीनियर स्ट्रेन ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और इधर ही हमारा क्या हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो स्ट्रेन क्या है, इसको हम लोग बोले लीनियर स्ट्रेन। ठीक, और दूसरा क्या है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बनाया था फिगर, जो बनाया था उसमें क्या था कि जो बॉडी थी, जो उसके जो डायमीटर में कमी आ रही थी, ये जो डायमीटर है इसमें जो कमी आएगी, ये, इसको हम लोग किस स्ट्रेन में लेकर के जाएंगे, ये भी तो डिफॉर्मेशन हुआ।
है ना, ये भी तो डिफॉर्मेशन हो, यानी कि ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इसको भी हमको कहीं ना कहीं काउंट करना है। तो ये भी तो कोई ना कोई डिफॉर्मेशन के पार्ट में जाएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, लेटरल स्ट्रेन। आगे बात समझ में, तो यानी कि जिस दिशा में आपका फोर्स लग रहा है उसी दिशा में यदि आप लोग लेट स्ट्रेन को मान रहे हो या फिर उसको काउंट कर रहे हो तो हम लोग बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। और यदि उसके जो लॉन्ग परपेंडिकुलर, यदि इधर फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर साइड में हमारा जो लग रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं डायमेंशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस किसके किसके बीच में, लीनियर स्ट्रेन अभी हम लोगों ने पढ़ा, लीनियर स्ट्रेन, और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, लेटरल स्ट्रेन। तो ये समझ में आ गया कि लीनियर स्ट्रेन क्या है और लेटरल स्ट्रेन क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या बताता है हम लोग को, अभी हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा है कि क्या होती है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक इतना ही समझा कि मतलब स्ट्रेस को पढ़ा कि स्ट्रेस क्या है, कि हम सिर्फ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। जैसे हम लोग किसी की चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका जो इंटरनल हमारे अंदर से जो उसको रोकने के लिए क्षमता उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। फिर आगे पढ़ा हम लोगों ने कि ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसके अंदर क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। और फिर उसके बारे में कुछ पढ़ा कि भाई हम लोगों ने स्ट्रेस लगाई है तो कई तरीके की स्ट्रेसेस होती हैं, क्योंकि फोर्सेस कई तरीके के लग रहे हैं। टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा, जो उन्हीं उन्हीं स्ट्रेसेस के लगने की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेन डेवलप होंगे वो स्ट्रेन भी हमारे क्या होंगे, वो स्ट्रेन भी अलग अलग नेचर्स के होते हैं। ठीक। और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स में लगा रहे हैं तो उसको लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे, उसके दूसरी तरफ लगा रहे हैं तो लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये अभी तक का पूरा एक मोटा मोटा था हम लोग का कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या करता है कि ये हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसको कई प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब एक तरीके से आप एग्जाम में भी पूछा जाता है, और क्या होता है कि ये हम लोग को हमेशा याद भी रखना चाहिए कि क्या है, किस तरीके से नेचर ये बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल के अंदर। ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है, द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज जनरली शोन बाय प्लॉटिंग अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस इज प्लॉटेड ऑन ऑर्डिनोट वर्टिकल एक्सिस, स्ट्रेन इज एब्सिशा। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक। तो अब हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और ये कर्व हम लोग को हेल्प करता है बहुत सी प्रॉपर्टीज को समझने में कि क्या प्रॉपर्टीज है, क्या चीज है। ठीक है। पर ये जो कर्व है ये ड्रॉ कैसे हुआ, इसको ड्रॉ कैसे किया गया। ठीक है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। और किस पे करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। ठीक है। टेंसाइल टेस्ट बोलते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे एक रॉड लेते हैं। ठीक है। एक रॉड ली मान लीजिए ऐसी। ठीक। इस रॉड के दोनों सिरों को हम लोगों ने, एक रॉड होगी जो दो उसके
सिरे हैं उनको हम लोग मशीन के दो जॉज में फिट कर देते हैं। ठीक है, मशीन के दो जॉज में फिट कर दिया, ये रॉड है हमारी। ठीक। ठीक है, एक ये रॉड है हमारे पास। इस रॉड मशीन के दो पार्ट में, ये मान लो ए पार्ट है मशीन का और ये पार्ट बी है, दो जॉ है। जॉ यानी कि जबड़े टाइप के होते हैं, उनमें हम लोगों ने मशीन के बीच में से ये रॉड रखी और इनको फंसा दिया। ठीक, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो रॉड है उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो रॉड है ये किसकी बनी हुई है, माइल्ड स्टील की बनी हुई है। ठीक है, माइल्ड स्टील की रॉड लेकर के उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल नेचर का। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग इस पूरे उसमें देखते हैं कि हमारा जो रॉड है उसके ऊपर जो जो इफेक्ट आएगा, वही हम लोग इस स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के अंदर पूरा नोट करते चले जाते हैं। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ड्रॉ होता है। ठीक है, यानी कि हमको एक ग्राफ पेपर लगाएंगे, उस ग्राफ पेपर पे हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा। मतलब हम लोग, और आप लोग जान ही गए हो कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा भी कि स्ट्रेस का है कि फोर्स जो लगा रहे हैं, जो हम लोग कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना। तो अब देखो हम लोगों ने इस रॉड के ऊपर भी फोर्स लगाना स्टार्ट किया, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया टेंसाइल नेचर का। ठीक है, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो इस रॉड में भी क्या होगा, कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। यानी कि हम लोग जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है कि ये रॉड खींचना स्टार्ट होगी। टेंसाइल नेचर फोर्स रॉड को खींच रहा है ना। ये रॉड है हमारी, ये हमको पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दिया इसने। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ तक ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थे, और हम लोगों ने इस पे क्या लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया। इधर हमारी स्ट्रेस है और इधर हमारा स्ट्रेन है। ठीक, तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं कि जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो एक
हेलो सर। माइक चल रही माइक चल रही। तो हम लोग थे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में यहाँ पर एक कर्व ड्रा होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ठीक है, इसके बीच में एक ग्राफ ड्रा होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोला है पॉइंट ए, फिर थोड़ा सा भी ऊपर पॉइंट बी होगा, फिर सी पॉइंट होगा, फिर डी पॉइंट होगा यहाँ कहीं, फिर ई पॉइंट होगा, और इधर एफ पॉइंट होगा, ठीक है। तो कहां पर थे हम लोग कि एक रॉड ली थी हम लोगों ने, ठीक है। इस पे हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे। तो ये रॉड ली, रॉड के ऊपर हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगाया। तो ये रॉड क्या कर रही है, ये रॉड पहले तो इसको रोकने की कोशिश करेगी, उसके बाद फिर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, धीरे 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 ये रॉड डिफॉर्म होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वही चीज जो इस रॉड के ऊपर हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वही ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, रिकॉर्ड होता जाता है। तो हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू इधर से देखो, स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये स्ट्रेन भी उसी के हिसाब से हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कि पहले हम लोग जैसे जैसे स्ट्रेस लगाएंगे तो किस तरीके से इसके अंदर डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही चीज हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा कि जब हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं तो जो स्ट्रेन है, तो दोनों के बीच में जो एक सीधी लकीर मिलेगी हम लोग को, ठीक है। ओ ए, एक जो एंगल बन रहा है, एक एंगल के साथ एक सीधी लकीर मिलती है, ठीक है। ये हमारी ओरिजिन पॉइंट है ओ, ठीक है। तो दोनों के बीच में हम लोग को एक सीधी लकीर मिलेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ए पॉइंट तक का। या फिर इसको, ये जो रीजन है हमारा ओ से लेकर के ए तक का रीजन, इसको हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, हुक, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हुक, जिनके नाम पे हमारा बना हुआ है हुक्स लॉ, ठीक है। हम लोग हुक्स लॉ को पढ़ते हैं। तो जो साइंटिस्ट हुक थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और उसको पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जब ओ से लेकर के ए तक के रीजन में, इसको उन्होंने क्या बोला, इलास्टिक रीजन बोला या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रीजन बोला, ठीक है। इस रीजन में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उन्होंने क्या किया, हुक्स ने क्या बोला कि इस रीजन में क्या होगी, स्ट्रेस जो है वो आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, ठीक है। यानी कि आप जिस हिसाब से स्ट्रेस लगा रहे हो उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगी, मतलब जिस हिसाब से आपकी स्ट्रेस लगना स्टार्ट हुई उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगी, आपकी स्ट्रेन भी धीरे 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 बढ़ेगा। आगे तो ओ से लेकर के ए तक का रीजन जो है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रीजन है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और इस रीजन में हमारा क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हमारा जो भी मटेरियल है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। कोई भी मटेरियल है वो क्या करेगा, ओ से लेकर के ए तक के रीजन में प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करेगा। ये हमको किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया था, हुक ने दिया था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या बताया कि जैसे हम लोग फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो हमारी जो बॉडी है और स्ट्रेस लग रही है, इधर से स्ट्रेन लग रहा है, तो दोनों के बीच में एक क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हुक्स लॉ बोल रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट
इलास्टिक लिमिट पॉइंट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ए। फिर अब फिर ये बी पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब बी पॉइंट मिलता है, ये बी पॉइंट क्या होता है, देखो ये जो बी पॉइंट है ये सारे मटेरियल्स में नहीं मिलता है। ये ए और बी पॉइंट क्या है, देखो ये जो ए और ओ ए है, ठीक, ओ ए पॉइंट है। ओ ए पॉइंट क्या बता रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां तक चल रहा है, और ये जो रीजन है वो कौन सा, इलास्टिक रीजन होगा, ठीक है। इलास्टिक रीजन होगा। इलास्टिक रीजन का क्या मतलब है कि जब हम लोग किसी चीज के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग पीछे वाला बल हटाएंगे, बल जैसे ही हटाएंगे, तो वो जो अ, वस्तु है वो क्या करेगी, अपना शेप को रिगेन कर लेंगे, ठीक। और यहां तक हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी चल रही है, ठीक। इस पॉइंट ए के बाद क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो था, ये वाला सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अब यहां से फॉलो नहीं होगी इस ए पॉइंट के बाद से। बट क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक अभी भी रहता है। इलास्टिक रहने का क्या मतलब है, ये जब लोग उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स को जैसे हटाएंगे तो अपना अपना शेप है वो फिर से रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी दिखा है। अब ये पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये बहुत ही माइन्यूट रहती है। नॉर्मल क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे के पास में ही है। अधिकतर मटेरियल से हम लोग ये मानते हैं कि ये ए और बी दोनों एक दूसरे पर, यहाँ पर लोगों ने दिखाने के लिए कि मतलब ए पॉइंट कुछ और भी होता है और बी पॉइंट भी होता है, इसलिए थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप दिखाया है, ठीक है। फिर बी पॉइंट होगा, फिर बी पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपका जो इलास्टिक नेचर है वो धीरे 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 चेंज होने लगता है। फिर हमारा क्या से नेचर स्टार्ट हो जाता है मटेरियल का, प्लास्टिक नेचर स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिक नेचर का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पे हमारा जो मटेरियल है वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफॉर्म होने का मतलब है कि वो परमानेंटली कोई शेप लेने लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक हम लोगों ने रॉड ली, ठीक है, उस रॉड के ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे तो वो रॉड अभी तक क्या हो रही थी, मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई ये पेन था, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पकड़ के खींचा इस पेन को, तो ये जब तक इलास्टिक रीजन में था, तो जैसे हम लोग खींचेंगे फिर छोड़ेंगे तो ये अपना शेप फिर से रिगेन कर ले रहा है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही इस बी पॉइंट को क्रॉस करेगा, बी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम इस फोर्स को लगाएंगे, फोर्स को लगाने के बाद ये जो हमारा पेन है ये क्या करेगा, अपना जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है इसको, इस डिफॉर्मेशन को वो गेन करके रखेगा, मतलब इस डिफॉर्मेशन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। अभी हम लोग आगे चल के ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, इलास्टिक, इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या कौन 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 से पॉइंट है। फिर यहाँ बी से हम लोग चलते हैं सी पर। इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। फिर ये क्या है, नीचे जो पॉइंट डी दिख रहा है ये पॉइंट है अब लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक। इसके बाद है हमारा ये पॉइंट ई है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, ठीक। अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। स्ट्रेस क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर लगी हुई है, इसलिए इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लास्ट में मिलता है एफ, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, जिसमें हम लोगों ने देखा अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ई और एफ, ये हम लोगों के पॉइंट्स के नाम हो गए, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा सा डीप पे देखते हैं कि जो ये रॉड थी इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब रॉड के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ओ से ए तक के रीजन में हम लोगों ने देखा कि ये इलास्टिक रीजन है, और ये क्या कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी हुक्स लॉ के बारे में और थोड़ा सा डीप में देखेंगे क्या होता है हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है ओ से लेकर के ए तक का रीजन, ठीक। यानी कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने को जैसे ही फोर्स हटेगा तो ये अपना शेप को रिगेन कर लेगा। फिर ए और बी पॉइंट लगभग सेम ही पॉइंट है, या फिर किसी किसी मटेरियल में क्या होता है कि नहीं भी होता है सेम। तो इस पॉइंट के बाद जो आपका ग्राफ है, ये मान लीजिए कि ये ग्राफ प्रोपोर्शनलिटी वाला जो नियम है वो उसको फॉलो नहीं करेगा, पर नेचर अभी भी आपका हल्का सा, आपका नेचर जो है वो इलास्टिक ही है, ठीक है। बी पॉइंट के बाद आप देखते हो, बी पॉइंट के बाद आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो सी पॉइंट है वो अपर यील्ड पॉइंट है। अपर यील्ड पॉइंट यानी कि यील्डिंग स्टार्ट होने का मतलब कि आपका डिफॉर्मेशन एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। डिफॉर्मेशन कैसे कब स्टार्ट होगा, आप देखो जैसे हम लोग मटेरियल को खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो पहले जो इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो अणु हैं वो क्या करेंगे, किसी न किसी बॉन्ड से बंधे बंधे रहते हैं, ठीक है। तो वो बांध जो जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो उसको बांधे रखता है एक दूसरे को। उसकी वजह से क्या होता है कि
जो नेचर हम लोग को इलास्टिक नेचर दिख रहा है कि बॉन्ड्स है, उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो बॉन्ड पर फिर से खींच लिया उसके अंदर, तो हमारा जो शेप है वो रिगेन हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा कि पॉइंट बी के बाद अब ये जो बॉन्ड्स है वो हल्का हल्का क्या होने लगेंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉन्ड्स टूट करके नए बॉन्ड्स बनना, या फिर अंदर ही अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट टाइप का होने लगेगा, है ना। यानी कि जो डिफॉर्मेशन अभी ऐसे दिख रहा था वो डिफॉर्मेशन अब परमानेंट होने लगा। तो हम लोग क्या देखते हैं पहले कि अब हम लोग को क्या लगा, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू देखो बढ़ रही है ना, यहाँ बी से सी के बीच में स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में बढ़ रही है, और सी तक जा रहे हैं हम लोग। सी पे जाने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी कि सी पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंट है पॉइंट सी, इसके बाद फिर हम लोग को हल्का सा स्लाइट डिक्रीजमेंट दिखता है। किस बात में कि अब हम लोग को स्ट्रेस थोड़ी सी, यानी कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे थे अभी तक वो हल्का सा, पहले हम लोग ज्यादा फोर्स लगा रहे थे तब भी हमारा, तब हमारे को देख रहे थे इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स थोड़ा सा कम कर दिया, फिर भी देख रहे हैं कि यार इसमें तो स्ट्रेन है वो अभी ठीक ठाक, मतलब ज्यादा हो रहा है या फिर स्ट्रेन हो रहा है इसके अंदर। और अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि और ये पॉइंट थोड़ा सा और नीचे आ गया, यानी कि हम लोग को जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है। और फिर भी हमारे को स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन है वो तो बढ़ ही रहा है ना, तो स्ट्रेन हमारा फिर भी मिलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, ये दो यील्ड पॉइंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी वस्तु जो भी इस संसार में बनी वो पूरी तरीके से 100% प्योर नहीं होती है। तो यानी कि इसके अंदर भी, वस्तु के अंदर भी कुछ ना कुछ डिसलोकेशंस और ये सब सारी चीजें होती हैं। तो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट इसीलिए बनते हैं कि जो डिसलोकेशंस है, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट सी पर तक हम लोग पहले गए, फिर पॉइंट सी के बाद हमारा जो मटेरियल था वो डिफॉर्म होना, तेजी से डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ। तो जो डिसलोकेशंस है, जो इस मटेरियल के अंदर डिसलोकेशंस है, वो क्या करेंगी, या तो जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे या फिर उस फोर्स को अपोज करेंगी। उसकी वजह से ये पॉइंट सी और पॉइंट डी मिलता है हमको, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। ये इसीलिए ये रीजन थोड़ा सा हमारा क्या किस तरीके का नेचर भी, जहां पर जो नेचर होगा हम लोग देखते हैं कि ये जो नेचर है थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है ना, हल्का सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। और उसी की वजह से हमको अपर यील्ड पॉइंट यानी कि सी पॉइंट भी मिलेगा और डी पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि जो डिसलोकेशन है मटेरियल के अंदर, उसकी वजह से हमको ऐसा देखने को मिला। फिर जैसे हमारे डिसलोकेशंस खत्म हुए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कर्व है ये फिर से एक शेप लेने लगा, एक शेप लेने लगा ये फिर से। जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक हम लोग को रिलेशन मिलने लगा, है ना, पैराबोलिक टाइप का रिलेशन मिलने लगा, ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्ट्रेन भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, पॉइंट ई पर मिलते हैं। पॉइंट ई है हमारा अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग, जो हमारा मटेरियल है वो मैक्सिमम जितनी हम लोग वैल्यू लगा सकते हैं, जितनी उसके अंदर ताकत है रोकने की, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वो वहां तक उसको रोकेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि अब नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। इस ई पॉइंट के बाद नेकिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि जैसे हम लोग इस रॉड को लगा रहे हैं तो इस रॉड में यहाँ पर नेक रीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, नेक बनने लगेगा। ऐसे करके यहाँ से भी ये रॉड पतली होने लगेगी, इसका एरिया ये घटने लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये जो हमारा ग्राफ है धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद कप और कोन के तरीके से एक कप बनेगा और एक कोन बनेगा आपका, और ये यहाँ पर ब्रेक, ये एफ पॉइंट पर आकर के आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये जो पूरा डायग्राम बना है ये माइल्ड स्टील पे बना है। माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। और आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए अलग होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग होगा, और जो भी अलग अलग मटेरियल है उनके लिए अलग अलग होता है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए ड्रॉ किया, माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन देखते हैं कि जब स्ट्रेस लग रही है और हम लोग किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन का क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से हमारा स्ट्रेन काम करता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जनरली शोन बाय, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है।
ठीक है। इसके बाद फिर अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन का खींचा जाता है फॉर डक्टाइल मटेरियल्स के लिए होता है। ठीक, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा भी कि कहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, पॉइंट ए तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद प्लास्टिक रीजन आ गया, आपका फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। ठीक है, हुक्स लॉ आ गया। अब यहां पर से देखो, हुक्स लॉ के बाद अब यहां पर हम लोग के पास एक टर्म और आता है। ठीक है। हुक्स लॉ में जब जैसे हम लोग हुक्स लॉ की स्टडी करते हैं, तो मैंने तुम लोग को बताया है कि हुक्स लॉ यहाँ क्या बताता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है कि हुक्स लॉ स्टेटेड दैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा मतलब होता है। तो जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का जो ये है साइन है, इसको हटाएंगे, तो हम लोग इसकी जगह पर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट की रखते हैं। ठीक, या फिर हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं इस साइन को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हम लोग स्मॉल ही कर देते हैं। स्मॉल इसे हम लोग स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल ही हो गया। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का टर्म आ जाता है, एक नया टर्म आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर से आपसे आकर के मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है।
तो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है फिर से। अब हम लोग क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग बात कर रहे थे कि हुक्स लॉ क्या है। तो हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक जो भी हम लोग मान के चलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ के अंदर अंदर लेकर के आते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एक कांस्टेंट भी ऐड किया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये। ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्मॉल ई, इसको हम लोग बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब जब हम लोग ने हुक्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे थे तो कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, जैसे कि इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने उसमें बात किया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि अ, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसमें क्या होता है कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो मटेरियल क्या करे, अपने शेप को रिगेन कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। और इलास्टिक लिमिट क्या होती है, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, इलास्टिक लिमिट। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम वैल्यू है ना। जैसे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जब हम लोग देख रहे थे, एक हमारा कर्व बना हुआ था, तो कर्व में पॉइंट ए था, है ना, ए, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू एंड विद इन विच द मटेरियल रिटर्न्स बैक, है ना, कि अप टू एंड विद इन विच द मटेरियल रिटर्न बैक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। ठीक। तो हम लोग टर्म ये दोनों समझ गए कि इलास्टिसिटी क्या होता है और दूसरा टर्म क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है। ठीक है। तो ये इलास्टिक लिमिट होगी और ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के बारे में वैसे मैंने पहले भी बताया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे पोर्शन ओए, ओए जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन इज स्ट्रेट इन नेचर वेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहां पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी और मटेरियल क्या करेगा, कौन सा लॉ ओबे कर रहा है, हमारा हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। इस वाले रीजन में मटेरियल हमारा कौन सा लॉ ओबे करेगा, हुक्स लॉ ओबे करेगा, और सिग्मा बराबर ई इंटू स्ट्रेन के बराबर होगा। ठीक है। पोर्शन ओबी, पोर्शन ओबी में क्या होगा, ये इन दिस पोर्शन हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। ये जो बी पॉइंट देख रहे हो, इसके बाद ए के बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद आपका हल्का सा ये जो कर्व चेंज कर रहा है यहाँ पर, यानी कि ये कौन सा लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, हुक्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये है। तो बट यहाँ पर क्या है, मटेरियल में स्टिल भी इलास्टिक, मतलब मैं बोल रहे हैं यहाँ पर, यार जरूरी नहीं कि इलास्टिक ही रहे, पर हो भी सकता है इलास्टिक है। ठीक है। फिर पोर्शन बीसी, इन दिस पोर्शन द मेटल शोज अ स्ट्रेन। अब इस पोर्शन के बाद क्या होगा कि जो मेटल है वो क्या करने लगेगा, स्ट्रेन डेवलप होने लगेगा विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इज नॉट फुली रिटर्न। और क्या होगा कि तो जो तुम्हारा रीजन है, मैंने बोला ना कि अब क्या हुआ, इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट को आप पार कर चुके हो, तो आप कौन सा रीजन में आ गए हो, प्लास्टिक रीजन में। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, जो आपकी मटेरियल है जिस शेप में आपने चेंज कर दिया उस शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर पोर्शन सीडी, सीडी में क्या होगा, यील्डिंग स्टार्ट इन दिस पोर्शन एंड देयर इज अ ड्रॉप ऑफ स्ट्रेस। अब मैंने आपको समझाया ही था बहुत अच्छे से कि सीडी में क्या होता है कि जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर फिर कुछ लोकेशन डिसलोकेशंस भी होते हैं, डिसलोकेशंस होंगी जिनको हम लोग अनियमितताएं बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि मटेरियल की डिसलोकेशंस की वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे सीडी में। ये स्ट्रेस हम लोग लगा भी रहे हैं मैक्सिमम, वैसे तो हमको क्या दिखना चाहिए कि स्ट्रेस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, भाई हम लोग खींच रहे हैं तो और खींचेंगे तभी तो आगे बढ़ना चाहिए, बट क्या दिखता है कि भाई हम लोग हल्का सा भी फोर्स लगा रहे हैं, मतलब स्ट्रेस जो पहले फोर्स लगा रहे थे उससे कम फोर्स लगा रहे हैं, तब भी हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो वो डिसलोकेशन की वजह से हुआ, यानी कि इंटरनल में कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर हुआ कुछ ना कुछ यहाँ पर। तो ये सी से डी में दिखा हमको। इसके बाद फिर डी के बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि फिर से ये कर्व हमारा अपना पोर्शन चेंज कर लेगा। ठीक है। फिर पॉइंट ई तक पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है। पॉइंट ई को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग का पॉइंट आता है ई एफ, ई एफ में हम लोग देखते हैं ई जो पॉइंट एफ है इसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक।
और यहां पर देखो नेकिंग होने लगती है इस जगह से, इस पॉइंट के बाद ई के बाद नेकिंग होने लगती है। नेकिंग होने की वजह से नेक का फॉर्मेशन होता है। नेक के फॉर्मेशन होने की वजह से ये कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आगे बात समझ में? यदि आप लोग ऐसे नॉर्मली देखो तो क्या होगा, हमको क्या दिखना चाहिए कि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जैसे हम लोग आजकल हम लोग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, यहां पर जाके फ्रैक्चर होगा। बट क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारी जो रॉड है, जो हम लोगों ने रॉड ऐसे बनाई थी, एक रॉड बनाई थी, उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हो रही थी, है ना। ये जो रीजन है, यही रीजन बाद में कैसे एक ऐसे और ऐसे करके यहां से ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, कप एंड कोन बनता है। इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये था पूरा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक। अब देखते हैं कि वो तो हम लोगों ने बात करी कि इससे पहले वाला जो डायग्राम था स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, वो हम लोगों ने बात भी किया कि डक्टाइल मटेरियल के लिए था। अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये हमारा किस मटेरियल के लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो पहले वाले डायग्राम में और इसमें क्या डिफरेंस है कि हम लोगों ने पहले वाले डायग्राम में देखा था कि यहाँ पर ओए तक गए, ओए के बाद हम लोगों ने देखा था कि बी पॉइंट मिला, सी पॉइंट मिला, फिर डी में मिला, फिर ई मिला, फिर एफ मिला। यानी कि ये जो कर्व था ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ब्रिटिल, ब्रिटिल नेचर। ब्रिटिल नेचर क्या होता है? ब्रिटिल नेचर वो नेचर होता है कि जब हमारा मटेरियल में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि जो मटेरियल है वो हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन के बिना ही ब्रेक हो जाए, उस नेचर को मटेरियल के क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिटिल नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिल नेचर का मटेरियल है तो क्या दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, क्या दिखेगा कि जैसे ही हम लोग ने इलास्टिक रीजन को पार किया, जैसे प्लास्टिक रीजन की तरफ बढ़ने लगे, है ना, हल्का सा ही बढ़े थे, वैसे क्या हो गया, हमारा फ्रैक्चर हो गया। तो ब्रिटिल मटेरियल भी यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई चौक लिया आपने, चौक को पकड़ के खींचोगे आप, पहले तो फोर्स लगा रहे हो, थोड़ी देर तक तो सह रही है, फिर जैसे ही उसमें डिफॉर्मेशन होने का कुछ भी होता है, जैसे डिफॉर्मेशन होने की बात आती है उसकी, वैसे ही वो क्या होगी, टूट जाती है, हमारी चौक टूट जाएगी। ये सब मटेरियल डक्टाइल मटेरियल के बने हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, पहले डिफॉर्म होंगे, है ना, उसके बाद टूटेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डिफॉर्मेशन बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसलिए क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर ब्रिटिल मटेरियल, ब्रिटिल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी वहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग को कहाँ मिला था, ये मिला था हम लोग को ई, ये मिला था हम लोग को हुक्स लॉ से, है ना, हुक्स लॉ से मिला था ये हम लोग को। हुक्स ने क्या बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसलिए हम लोग को ये, जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का ये हटाया तो इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या लगाया, इक्वल एक साइन लगाया और ई लिखा, तो ये मिला हम लोग को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशियो है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए इसमें भी यही बता रहा है कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी वैल्यू बताता है हमको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की। जब हमारे जो बॉडी है, टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है और कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, कौन सा मॉडुलस आएगा, यंग्स मॉडुलस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हमको जिसको बोलते हैं सीआर मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग फोर्स को इस तरीके का नेचर लगाएंगे, हम लोगों ने बात करी थी पहले भी कि स्ट्रेस हमारी किस तरीके की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होती है जिसको हम लोग टेंसाइल और कंप्रेसिव में बांटते हैं। जैसे टेंसाइल और कंप्रेसिव या फिर नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, तो हमारे पास कौन सा मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। फिर हम लोग ने उसमें पढ़ा था शियर स्ट्रेस होती है हमारे पास, जब हम लोग शियरिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस। उसकी वजह से हमारे पास कौन सा मॉडुलस निकलेगा, शियर मॉडुलस निकलेगा, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये रहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या किसका रेशियो है हमारा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये हमारा किसका रेशियो है,
शियर स्ट्रेस, जो शियर की स्ट्रेस लगा रहे हैं और जो उसमें स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है, उसका जो रेशियो है उसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। क्या है बल्क मॉडुलस? क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस हो गया, रिजिडिटी मॉडुलस जी हो गया, और फिर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में क्या है? जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ते हैं, वॉल्यूम वाला स्ट्रेन है ना, उसकी वजह से जो मॉडुलस निकल के आता है, यानी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी, जब हम लोग वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह को हटाएंगे या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो चेंज होगा वहां पर, तो हम लोग कौन सा मॉडुलस लगाएंगे वहां पर? के की वैल्यू को रखेंगे, है ना। तो डायरेक्ट तो उस समय जो स्ट्रेस लग रही होगी, यानी कि इस पूरे मटेरियल, देखो ये जो हमारा क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें देखो चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो इसमें चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो पूरा वॉल्यूम है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो उसी जो चेंज आया है उसको किसके अंदर लिखते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, और जो उस पर स्ट्रेस लग रही है उसको हम लोग उस स्ट्रेस को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उस स्ट्रेस और उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देंगे? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारे सारे मॉडुलस हो गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या होगा? पॉइजंस रेशियो। ठीक, पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो क्या बोलता है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा, बल्क मॉडुलस पढ़ा। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो, जैसे हम लोगों ने भी बात भी करी थी कि जब हम लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे ये रॉड है हमारी, इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया हम लोगों ने पी, तो इस रॉड पे जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से इस रॉड का जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा। ये लेंथ में मान लीजिए चेंज आया डेल्टा एल। तो एक तो लेंथ में चेंज आ रहा है, दूसरा क्या है, इसका जो डायमीटर है वो भी कम होगा आपका, है ना। जो डायमीटर में कमी आएगी, मान लो कि डेल्टा डी से इसमें कमी आ गई। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो हो रहा है यहाँ पर, कि मतलब लेंथ और डायमीटर, ठीक है, में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग किस में लेकर के आ रहे हैं? अब उनका जो रेशियो है उसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो किसका रेशियो है? लेटरल स्ट्रेन, यानी कि जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत वाली दिशा, या फिर लॉन्गिट्यूडनल, या फिर जो फोर्स, जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उसके तक जो भी हमारा जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको हम लोग कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। पहले आपको समझाया भी कि लेटरल स्ट्रेन है वो। तो उस स्ट्रेन की वैल्यू अपॉन जिस दिशा में फोर्स लगा हुआ उस दिशा में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वैल्यू का रेशियो क्या कहलाएगा? हमारा पॉइजंस रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको लीनियर स्ट्रेन हो गया यहाँ पर। ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन, जो उसके डायमीटर में चेंज आया है। ठीक, ये देखो ये फोर्स लगा हुआ है ना, एफ फोर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से जो लेंथ है, पहले ओरिजिनल लेंथ ये थी, फिर एल ये हुई, तो लीनियर स्ट्रेन आया, डेल्टा एल की वैल्यू ये आई हमारी। ठीक, लेटरल यानी कि फोर्स इधर लगा हुआ है पर डायमीटर में चेंजेस हुआ, पहले ये मान लीजिए इस तरीके का था, बाद में चेंज होकर के इस तरीके का हो गया, तो ये डायमीटर में जो चेंजेस हुए वो हम लोग किसके अंदर लेकर के आ रहे हैं? लेटरल स्ट्रेन में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइजंस रेशियो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, इलास्टिसिटी जितने भी कांस्टेंट हैं, इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप होती है जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका डेरिवेशन इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ डेरिवेशन करें, बट ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है इनके बीच की जो रिलेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर, इनके जो रिलेशन है उनको बहुत जरूर याद कर लिया। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में क्या रिलेशन है? वो होगा ई बराबर 2g1 + म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर? पॉइजंस रेशियो। ठीक है, पॉइजंस रेशियो है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर म्यू म्यू बराबर हम लोग लिखते हैं 1/m, म्यू इक्वल टू 1/m।
ठीक है, म्यू उसका 1/m रखते हैं। तो ये क्या है, ये बराबर किसके, पॉइजन रेशियो के बराबर है। ठीक है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ई बराबर 2g 1+1/m। ठीक है, तो क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई रिजिडिटी मॉडुलस जी एंड पॉइजन रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एट ई इक्वल्स टू 2g 1+1/m। ये भी हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि हम लोग म्यू को हम लोग चेंज किससे कर दें, 1/m से। म्यू बराबर क्या लिख रख दें हम लोग, 1/m। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 2g 1+1/m। देन दूसरी रिलेशनशिप है हमारी यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी यानी ई और के के बीच में, यानी कि बल्क मॉडुलस। ई और बल्क मॉडुलस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगी, ई इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू। म्यू यानी कि पॉइजन रेशियो, इसको यदि हम लोग 1/m रखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कुछ किताबों में ऐसे दिया होता है इसलिए मैं इसको बदल के भी आपको दिखा दे रहा हूँ, कि नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़ाया कुछ और गया और कुछ दिखा और कुछ और रहा है। 1 - 2/m। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ई बराबर 3k 1 - 2/m। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ई बराबर 2g 1+1/m, ई बराबर 3k 1 - 2/m। ठीक, ये किसके किसके बीच में, ई और के बीच में रिलेशन है, ई और जी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आप लोग को याद कर लेनी है और इनका डेरिवेशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है, ये तीनों के बीच में। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, ई जी और ई और के, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। जब ई जी और ई और के बीच में रिलेशन है तो यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होगी। यदि हम लोग जैसे यहाँ पर है तो म्यू की वैल्यू उठा करके इस वैल्यू में यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, ये किसके टर्म में आ जाएगा, जी, ई जी और के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो वही जब इनको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या क्या निकल के आता है, ये आता है, ये रिलेशन, ई बराबर 9 kg अपॉन 3k+g, यानी कि 9 kg अपॉन 3k+g, ये रिलेशनशिप तीनों के बीच में निकल के आ रही है। यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में कोई रिलेशनशिप पूछेगा तो आपको क्या बताना है, ई बराबर 9 kg अपॉन 3k+g। ठीक है, और सिर्फ पॉइजन रेशियो की वैल्यू इनके टर्म्स में आपको बतानी है, ई जी के और जी के टर्म्स में, तो ये आप इस इक्वेशन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आप अ, यदि आपको पहले वाली इक्वेशन से याद है तो आप अपना पॉइजन रेशियो निकाल सकते हो। इस वाली इक्वेशन को बहुत याद करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, बट ये है कि कुछ बुक्स में दिया रहता है इसलिए पढ़ सकते हैं। बट ये आपको जो पुरानी इससे पहले वाली ये जो तीन रिलेशन है, एक ये, एक ये और एक ये वाली रिलेशन, ये तीन रिलेशन तो बहुत एकदम याद ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स आता है वो, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ चीजें होंगी यहाँ पर। अब देखिए इसका पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर और अ पीस ऑफ मटेरियल टू द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या रेशियो है, एक ऐसा रेशियो है किसके बीच में, दैट ब्रेक द प्रोडक्ट लोड, दैट ब्रेक्स द प्रोडक्ट एंड नॉर्मल लोड ऑन द प्रोडक्ट। यानी कि वो दो लोड है, जिन एक लोड ऐसा जिसपे हमारा मैक्सिमम लोड, जिसपे हमारा जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाता है, वो लोड बटे वो लोड जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की, इन दोनों का रेशियो बताता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा कि हम लोग सेफ रहेंगे। सेफ कैसे रह सकते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा तो उसमें देखा हम लोगों ने अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद क्या होगा कि अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट वो पॉइंट है कि उसके बाद हमारा
मटेरियल फेल हो जाएगा। फेल हो जाने का मतलब है कि पूरी तरीके से खराब हो जाना, पूरी तरीके से टूट जाना। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी या फिर कुछ किया, तो जब आप लोग उसको अल्टीमेट स्टेज तक लेकर के गए, तो वहां पर के बाद आपकी गाड़ी को खराब होना ही होना है। ठीक है। या फिर कोई एक रॉड आपने बनाई है, अब वो रॉड 100 किलो न्यूटन का फोर्स सह सकती है मैक्सिमम, तो जैसे ही आप 101 किलो न्यूटन लगाओगे, तो ये रॉड आपकी ब्रेक हो जाएगी, फेलियर हो जाएगा इसमें। यानी कि रॉड किसी भी तरीके से आप उस लोड को सहने में सक्षम नहीं रहेगी। यानी कि वो जो लोड है वो इस रॉड को तोड़ देगा, और हो सकता है कि इस रॉड के टूटने की वजह से और भी आपको नुकसान हो जाए। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसीलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन बना रहे हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमको मालूम होता है कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या तक काम करेगा, अपने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तक काम करेगा। यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लोड सहने की क्षमता है वहां तक काम करेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू तक नहीं जाते हैं कभी, कि जो मैक्सिमम लोड सहने की क्षमता है वहां तक हम लोग कभी भी डिजाइन नहीं करते हैं। वहां तक हम लोग उस डिजाइन तक वहां तक करते हैं जहां पर जैसे नीचे नीचे लिखा है नॉर्मल लोड ऑन द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट पे हमको कितना लोड लगाना है, वहां तक के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो इसलिए उन दोनों के रेशियो को बनाए रखने के लिए अब हम लोग जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना चाहते हैं, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा सेफ बनाना चाहते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक रेल का डिब्बा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 72 लोगों के लिए या 73 लोगों के लिए हमारा एक रेल का डिब्बा डिजाइन होता है जो स्लीपर क्लास है। पर क्या होता है कि जब आपका दिवाली या होली का टाइम आता है, तो क्या होगा कि उस डब्बे में पता चला कि 100 लोग बैठे हुए हों, 200 लोग भी बैठ जाते हैं कभी कभी। तो क्या होगा कि पर क्या वो डिब्बा फेल होता है? नहीं फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसको उसी के हिसाब से जो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो ज्यादा रखा गया है, क्योंकि मालूम है कि इंडिया में लोग ऐसा करते हैं नॉर्मली, है ना। जैसे कि पुराने जमाने में साइकिलें होती थी, वो साइकिल डिजाइन होते थे 2 लोगों के लिए, पर उसमें क्या होता था कि आप आगे भी एक आदमी को बैठा लिया, पीछे बोरी भी रख ली खूब मोटी सी, और कभी कभी तो 2 या 3 लोग बैठ जाते थे, पीछे कैरियर बड़ा कर लिया, उसमें पीछे सामान भी रख लिया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम जो परमिसिबल लिमिट है उसके उसके बियॉन्ड ना जा पाए किसी भी तरीके से, उससे पहले ही रुके रहे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं कि भैया हमारी वो ऐसा नहीं है कि अब मान लो कि जो साइकिल हम लोगों ने बनाई एकदम मान लीजिए एकदम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक का आपने उसको डिजाइन कर दिया कि हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो सिर्फ 100 किलो का वेट ही सह सकता है। तो क्या होगी, आप जैसे ही 120 किलो का आदमी उस पर बैठेगा, वो साइकिल का वो जो डंडा है पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। ठीक। तो हम लोग वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा तो चेंजेस होते ही हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। अब ये जो था पूरा था। अब आप लोग ने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है। हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। उसके बाद फिर पढ़ा कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चंस तो और भी तरीके के आते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा समय की कमी होने की वजह से थोड़े से सिंपल वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेंट एंड इलोंगेशन ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm इन डायमीटर when it is subjected to an axial pull of 50 kilonewton Young's modulus of velocity। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो स्ट्रेस निकालनी है और स्ट्रेन निकालना है आपको। स्ट्रेस तो आप लोग देखो सिंपल सा फंडा होता है यहाँ पर, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रेस जो पढ़ा है, स्ट्रेन जो पढ़ा है, सबके फार्मूले आपको याद होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। स्ट्रेस बराबर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। और स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ये तो चलो हो गया हमारे, हमको ये याद है पहले से। ठीक। अब हमको देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो सोल्यूशन करने के लिए भी हम क्या देखता हूँ मैं बच्चों को, कि बस कुछ लिखेंगे नहीं पहले से, और वो बस सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपकी चीजें दी हुई हैं, जैसे इलांगेशन ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दी हुई है उसमें, तो लेंथ लिख दिया हम लोगों ने, लेंथ LENGTH, लेंथ लिख दी हम लोगों ने, कितने की है, 1 मीटर। एंड डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर की वैल्यू भी लिखेंगे, तो डायमीटर हो गया, डायमीटर बराबर 20 mm। ठीक है। एक्सियल पुल, यानी कि पुल यानी कि फोर्स लगा रहे हैं हम लोग,
फोर्स की वैल्यू दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है, 50 किलो न्यूटन। ठीक है। और यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है, यानी कि ई की वैल्यू हमको दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm का स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछ लिया इसने, फाइंड द स्ट्रेस पूछ लिया है, और इलोंगेशन ऑफ स्टील रॉड, और डायमीटर। तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेस मालूम है, हमको मालूम है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है, तो स्ट्रेस कैसे निकलेगा हमारा, ये इसी फार्मूले में रख दो। ये स्ट्रेस बराबर क्या था हमारा, फोर्स, फोर्स हमको दिया ही हुआ है, फोर्स दिया हुआ 50 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में रखो। और एरिया दिया हुआ है, एरिया के लिए हमको डायमीटर दिया हुआ है उसका वॉट का, तो π/4 d²। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारी स्ट्रेस की वैल्यू। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन पूछा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन के लिए हमको क्या चाहिए, Δ L/L। तो हमारे पास L तो दिया हुआ है, ये है। ठीक है, बट Δ L नहीं है हमारे पास, है ना। तो Δ L नहीं है, तो Δ L कैसे, कहाँ से निकलेगा हमारा। तो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्या, हुक्स लॉ वाला। ई बराबर क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो ई की वैल्यू हमको दी हुई है, स्ट्रेस हम लोगों ने फाइंड आउट ही कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो ई की वैल्यू रखो कितना, 2 × 10⁵, यहाँ पर रखेंगे 2 × 10⁵। ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक, तो ये मिल जाएगा हमको। बस एक दो चीजें पूछे, एंड इलोंगेशन, इलोंगेशन पूछा है, तो Δ L भी पूछा है। तो जब स्ट्रेन मिल गया तो Δ L तो मिल जाएगा, यहाँ पर से हम लोग Δ L फाइंड आउट कर लेंगे, स्ट्रेन रखेंगे और Δ L फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, और ये चाहे तो आंसर नोट कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि आप किस तरीके से, हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग में आते हैं, मतलब जैसे अभी हम लोग डिप्लोमा लेवल पे हैं, तो उसी तरीके के क्वेश्चन, पर थोड़ा सा फार्मूले हम लोग को याद होने चाहिए कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ई की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, तो यदि हमको ये मालूम है तो बहुत ही इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि a brass rod of 25 mm diameter is loaded and tested with an applied load of 50 kilonewton. Elongation observed in 200 mm extensometer is 204 divisions. If each division is equal to 0.001 mm, calculate the strain and modulus of elasticity. अब ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि ब्रास रॉड जो है आपके पास, उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, और अप्लाइड लोड है उस पर 50 किलो न्यूटन का, यानी कि लोड क्या लगा हुआ है आपका, 50 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। इलोंगेशन ऑब्जर्व इन 200 mm एक्सटेंसोमीटर इज 204 डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो जो चीजें दी हुई है वो नोट कर लेते हैं, नोट कर लो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 25 mm डायमीटर दिया हुआ है, तो डाया लिख लिया हमने, 25 mm डायमीटर। ठीक है, लोड क्या दिया हुआ है, यानी कि फोर्स क्या दिया हुआ है इसके ऊपर, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, इलोंगेशन ऑब्जर्व इन 200 mm एक्सटेंसोमीटर, 200, और एक्सटेंसोमीटर की लेंथ क्या दी हुई है आपकी, 204, 200 mm। और इलोंगेशन क्या है, किसके बराबर है आपका, 204 डिवीजन के बराबर है, 204 डिवीजन के बराबर है आपका। और एक डिवीजन की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 0.001 mm।
तो सीधे सीधे डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि इलॉन्गेशन 204 डिवीजन है और एक की वैल्यू कितनी है 001 mm, तो यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू आएगी आपकी, सीधे इंटू करोगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी 0.204 mm। ठीक है, सीधे ये आपको मिल गया कि डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, जो जितने डिवीजन है, क्योंकि जैसे ये एक्सटेंशियोमीटर में है और इसमें क्या हो रहा है कि 204 डिवीजन के बराबर जब आप इलॉन्गेशन ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो 204 डिवीजन के बराबर है और एक डिवीजन किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वो सीधे इंटू करेंगे और ये वैल्यूज निकल आएगी। ठीक, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब निकालना है हमको, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है। तो स्ट्रेन, मैंने बोला आपको स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब ये भी बहुत सिंपल है, आपने डेल्टा एल निकाल ही लिया है और एल आपको मालूम है ये 200 mm है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, तो ये स्ट्रेन कहाँ से निकल के आएगा, ये यानी कि आप इसको डिवाइड कर दो किससे, किससे 200 mm से, आप यार सही मारते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब दो चीजें आपकी निकल के आ ही गई हैं, इसके बाद आपका देखिए क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए भी फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर देने की वजह से क्या होगा, आप एरिया निकाल सकते हो आराम से, 5/4 d²। और फोर्स क्या लगा हुआ है, 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है और बटे, तो स्ट्रेस भी निकल आएगी आपकी। ठीक, तो ये आपकी स्ट्रेस हो गई। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 101.86 न्यूटन पर mm²। अब मुझे लगता नहीं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई बराबर क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है यहाँ से, और स्ट्रेन की वैल्यू हमने उससे पहले कैलकुलेट करी है, ये यहाँ पर रखी हुई है। इन दोनों को रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ई की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब सिंपल से क्वेश्चन है बहुत, बस हम लोग को क्या देखना है यहाँ पर कि हमको फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले और रिलेशंस मालूम होने चाहिए एक दूसरे में, तो हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी कुछ एक स्टील स्पेसिमेन दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है उसका 12.5 mm, और गेज लेंथ दी हुई है। गेज लेंथ यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है, जिस लेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट हो रहा है इस पे, और यील्ड पॉइंट दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम लोड उसका दिया हुआ है। ठीक है, 16 किलो न्यूटन रिक्वायर्ड। ठीक, द फाइनल लेंथ, और क्या क्या निकालना है हमको, पहले यील्ड स्ट्रेस निकालनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस निकालनी है, यंग्स मॉडुलस निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ निकालनी है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यदि हम लोग यील्ड स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स जो यील्डिंग पॉइंट का फोर्स होगा अपॉन एरिया जो होगा। ठीक है, तो स्टील स्पेसिमेन का डायमीटर इतना ही है, डायमीटर तो कहीं चेंज हो नहीं रहा है इसका। ठीक, तो यदि हमारा डायमीटर नहीं चेंज हो रहा तो एरिया 5/4 d² रहेगा हमारा। ठीक है, तो पर फोर्स हमारा चेंज हो रहा है, यील्ड पॉइंट पर फोर्स कितना है 43 किलो न्यूटन, तो हम लोग यील्ड पॉइंट पर कितना फोर्स रखेंगे, 43 किलो न्यूटन रखेंगे, और एरिया क्या रखेंगे, 12.5 mm डायमीटर के लिए रखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा फोर्स है 43 किलो न्यूटन, और एरिया हो जाएगा हमारा 5/4 12.5 d²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगी। इसी तरीके से अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 60 किलो न्यूटन, तो हमारे सेकंड पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, a load of 16.4 किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कॉज इलास्टिक एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जितने भी है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ये सब किसके लिए हमको निकाल के लेके आने हैं, इलास्टिक एक्सटेंशन हो रहा है जो, उसके लिए निकालना है हमको। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है
वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 16.4 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखो एक्सटेंशन कितना दिया हुआ है, 0.1 mm, और लेंथ कितनी दी है, 150 mm, यानी कि डेल्टा एल भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है हमको। ठीक। तो स्ट्रेन भी निकल आएगा आपका, स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेस क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, ये एरिया वही है हमारा। ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन ये निकाला, स्ट्रेस ये निकाली, इसका रेशियो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। अब इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ। ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल बाई कैपिटल एल, है ना। जो ओरिजिनल लेंथ माइनस इंक्रीज इन लेंथ कैसे निकाली जाएगी, जो एल पहले से आपके पास है माइनस जो आपकी जो लेंथ निकल करके बाद में आई है। ठीक है। जो आपने ऑब्जर्व की है बाई एल इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया, एरिया में क्या डिक्रीज हुआ। ठीक है। तो इसके लिए आपको लेटरल और लीनियर निकालने पड़ेंगे। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी आपकी, जो आपकी इसमें सॉल्व हो गई हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक एक तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी काफी टाइम लगेगा, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब है। वैसे मैंने काफी चीजें बता दी हैं इसमें, यदि आप स्टेटिस्टिक्स डायग्राम ढंग से पढ़ोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक तरीके से कवर ही हैं। इलास्टिसिटी का भी नाम ले लिया, प्लास्टिसिटी का भी नाम ले लिया, और डक्टिलिटी क्या होता है, तार खींचने की क्षमता, स्ट्रेंथ आप जानते ही हो, ब्रिटलनेस भी, टफनेस भी, सभी एक तरीके से कवर हो चुकी हैं इसमें। ठीक है। हार्डनेस बस एक नहीं पड़ी। हार्डनेस क्या होती है कि किसी भी मटेरियल की जो, यदि कोई मटेरियल है उसका जो ऊपर का सरफेस है वो खुरचने की जो एबिलिटी होती है, यदि किसी के ऊपर हम लोग खुरचना चाहें तो उसको रोकने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। तो यदि किसी बच्चे को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू सभी को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग और भी इससे रिलेटेड कुछ डीप में पढ़ेंगे और नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।